नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान के बाद अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे पर शिकंजा कसा है। आर्यन से अनन्या की चैट उनके गले की फांस बन गई है। इसी मामले में एनसीबी अनन्या से पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले पूछताछ के बाद आज 25 अक्टूबर को अनन्या को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को एनसीबी ने अनन्या से 2 और 4 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान अनन्या के पापा एक्टर चंकी पांडे भी एनसी के ऑफिस में मौजूद रहे। एनसीबी की कार्रवाई में अनन्या से ड्रग्स से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे। दरअसल अनन्या और आर्यन के बीच कुछ चैट्स हुई थी जिनमें ड्रग्स की लेनदेन को लेकर बातें नजर आई थी। और हमारे साथ मुंबई हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट नितिन सातपुते हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन सातपुते जी, जिस तरह से अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ चल रही है और आज फिर अनन्या को बुलाया गया है, तो क्या माना जाए कि आगे कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अनन्या के सामने? जी थैंक यू। देखिए, अनन्या को उस दिन समन किया गया था, बुलाया था, उनका बयान दर्ज किया गया है। कुछ बातें उसने कबूल की है कि जो मरिजुआना यानी गांजा के बारे में उसने हेल्प किया है, आर्यन खान के लिए उसने लिया था, ये कबूल किया है। तो शायद उसके स्टेटमेंट के आधार पर, बयान के आधार पर और आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती है और ना ही आर्यन खान की बल्कि खुद के खिलाफ भी वो उसको तकलीफ हो सकती है। उसके खिलाफ भी मामला अभी शायद उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। नितिन सातपुते जी, अगर देखें जिस तरह के बयान अनन्या के सामने आ रहे हैं, पहले अनन्या ने कहा कि जो उन्होंने चैट में लिखा है वो मजाक में लिखा, और उसके बाद अब इस तरह का बयान, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो खड़े हो ही जाते हैं अनन्या पांडे पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मजाक भी कुछ नहीं कहा जाता है। जो भी कहा जाता है कानूनी तौर पे कहा जाता है, लिखित में कहा जाता है। हम वहां पर घूमने के लिए, पिकनिक करने के लिए नहीं जाते हैं। बहुत जिम्मेदार स्टेटमेंट हम लोग का जो होता है, बोल्ड स्टेटमेंट होता है, जो भी होता है वो अगर वहां पर स्टेटमेंट किया जाता है तो वो स्टेटमेंट आपको लागू होता है और वो स्टेटमेंट के आधार पर आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपका उस स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस तफ्तीश में या एनसीबी की तफ्तीश में हेल्प होता है तो आगे की कार्रवाई बढ़ सकती है। लेकिन अनन्या पांडे ने खुद ही उसके बयान में ये कबूल किया है कि गांजा जो है मरिजुआना को सप्लाई किया करके उसके लिए लिया था, ये उसमें माना गया है। तो इसके लिए जब ये एडमिशन है, जो एडमिशन यानी कि कबूलनामा जो है, उसके आधार पर उसकी भी कार्रवाई हो सकती है और आर्यन खान की भी मुश्किलें शायद और बढ़ सकती है। 26 तारीख को यानी कल उसकी जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगी हुई है। तो ये स्टेटमेंट बहुत महत्व रखता है कल के लिए। तो शायद अगर अनन्या पर एनसीबी का शिकंजा कसता है तो क्या कानूनी विकल्प अनन्या के पास बचते हैं? उसको कानूनी विकल्प यही है, अगर उसको गिरफ्तारी से बचना है तो एंटीसिपेटरी बेल को जा सकती है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी उसका एडमिशन जो कबूलनामा जो है उसके खिलाफ भी जा सकता है। तो वो विकल्प उसका वही है और कुछ नहीं है। अगर गिरफ्तार होती है तो फिर ऐसे ही भारती सिंह या रिया चक्रवर्ती और ये आर्यन खान की जैसा उसको कस्टडी में रहना पड़ेगा उसको। नितिन सातपुते जी, आप हमारे साथ बने रहिए। समीर वानखाड़े मामले को लेकर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी और अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो लगातार बयान है अनन्या पांडे के, उनमें बदलाव नजर आ रहा है। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े ने चिट्ठी में दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। समीर वानखेड़े ने यह चिट्ठी ऐसे वक्त में लिखी है जब आर्यन खान ड्रग्स केस में आज मुख्य गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्यन खान ड्रग्स मामले में आज एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इस मामले के प्राइम विटनेस केपी गोसावी के बॉडीगार्ड ने बड़ा खुलासा किया। बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल नोटरीकृत हलफनामे में यह बताया है कि एनसीबी के दफ्तर में पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए, जबकि उसे क्रूज ड्रग्स मामले में हुई गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रभाकर क्रूज ड्रग्स रेड मामले में केपी गोसावी के अलावा एक और विटनेस है। प्रभाकर ने बताया कि वो किरण गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। क्रूज पार्टी रेड के वक्त वो
गोसावी के साथ थे। प्रभाकर का कहना है कि इस घटना के बाद से, जब से किरण गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तब से उनकी जान को खतरा है। और सीनियर एडवोकेट नितिन सातपुते हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन सातपुते जी, समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वहीं अगर हम जिस तरह से गवाह के बयान बदले जा रहे हैं उन्हें देखें, क्या कुछ अब इसमें लग रहा है? क्योंकि समीर वानखेड़े जो हैं एक चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा सकता है। जी बिल्कुल, शुरुआत से ही पद है, उनकी जो कार्रवाई, जो एक्टिविटी जो है वो सही ढंग से यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं लग रही है। और अभी जो गवाह जो आया है प्रभाकर साहिल, जो बयान दिया है कि उसकी जो सिग्नेचर, जो पंचनामा के जो सिग्नेचर जो है, जो एनसीबी के ऑफिस में लिए गए हैं और वहां पर वो केपी गोसावी और कोई सैम करके वहां पर वो भी थे, शायद वो उसने कहा है, उसका हलफनामा मैंने देखा है उसका। और ये जो ऑफिस के अंदर पंच को बुलाकर उसका ब्लैंक पेपर पे सही लेना, यानी कि ये जो केस है, इस क्लासिक केस है, क्लासिक केस ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ केस, फैब्रिकेशन एंड मैनिपुलेशन केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। ये ऐसे झूठे गवाह, यानी कि गवाही जो है उसकी, यानी विटनेस जो स्टेटमेंट है, ये फेक हो गया, फैब्रिकेटेड हो गया। अगर वो विटनेस था तो उसी स्पॉट पर जहां पर वो एक गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई, वहीं पर ही उनका पंचनामा ऑन द स्पॉट बनाना चाहिए था। तो वो ऐसा किया नहीं गया है। और किसी के कहने पे इसको एनसीबी के ऑफिस में बुलाकर ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके उसका सिग्नेचर लिया है। और वो शायद पंचनामा भी जैसे अपने को उनको जैसा चाहिए वैसा वो पंचनामा भी बना सकते हैं। अभी प्रभाकर साहिल जो सामने आया है उसका वीडियो मैंने देखा है पूरा। तो वो उसने जो अभी खुल के सामने आके ये सारी एनसीबी की जो काली करतूत है सारी खोल दिए है और भी एनसीबी एक्सपोज हो चुकी है। तो शायद एनसीबी केंद्र का सहारा लेकर प्रभाकर को ब्लैकमेल कर सकती है, टॉर्चर कर सकती है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे मानना है। कल भी मैंने किसी चैनल को कहा था कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और वही उस डर उसने भी बयान किया है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो ये ड्यूटी बनती है स्टेट की, राज्य सरकार की, कि वो विटनेस को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्शन में रखा जाए। और दूसरी बात ऐसी है जो अभी फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो होता है, ये झूठी स्टोरी बनाना, फैब्रिकेशन करना, इसके तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। और ऑफेंस शायद समीर दाऊद वानखेड़े के खिलाफ वो रजिस्टर हो सकता है। अगर वो ऑफेंस अगर मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ रजिस्टर किया तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और उसको कोई चारा नहीं इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सातपुते जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि उन्हें फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम ने सिद्धार्थनगर में एक आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। करीब 1.5 घंटे के वाराणसी दौरे में पीएम मोदी वाराणसी की 5,190 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी, आम लोगों का परिवार पिसता चला गया। पीएम मोदी ने कहा कि संवेदनशील सरकार गरीबों का दर्द समझती है। योगी जी ने हजारों बच्चों का जीवन बचाया है। पिछली सरकारों ने पूर्वांचल में कोई काम नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के आखिरी दिन खीर भवानी मंदिर पहुंचे, जहां अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। मां दुर्गा का ये मंदिर गांदरबल में है, जिसमें सर्दियों के समय भी श्रद्धालु आते हैं। शाह ने यहां मां की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। शाह श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की नींव रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले रविवार को जम्मू का दौरा किया था। इस दौरान वो मकवाल बॉर्डर पहुंचे और लोगों से बातचीत की थी। वो सैनिकों से भी मिले और जम्मू में रैली को भी संबोधित किया। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है।
उन्होंने कहा कि अब यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। एक तरफ जहां यात्रा से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ शाह ने मकवाल के एक स्थानीय निवासी के साथ अपना खुद का फोन नंबर साझा किया है। अपना नंबर देते हुए उन्होंने निवासी से कहा कि वो जब चाहें उनसे संपर्क कर सकते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री रविवार को जम्मू में मकवाल बॉर्डर पहुंचे। यहां उन्होंने जवानों से मिलकर बातचीत की और उनके कामों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी चिंता के देश की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके परिवारों की देखभाल करेगी। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति को अपना नंबर भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या में रामलला की पूजा करेंगे। केजरीवाल तीर्थ शहर में ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। दिन में वे लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शाम को वो अयोध्या पहुंचेंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल सरयू नदी के घाट पर होने वाली आरती में शामिल होंगे। अयोध्या में रात्रि विश्राम के बाद वे मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। देश में हर दिन करीब 15,000 नए कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ा जारी किया गया। पिछले 24 घंटों में 14,306 नए कोरोना केस आए और 443 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 18,762 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,899 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,41,89,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,54,712 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,45,67,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। कुल 1,67,695 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको चीन की एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। यहां एक यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में भयानक विस्फोट हो गया और आग लग गई। जिस यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में आग लगी उसका नाम नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स है। विस्फोट होने से प्रयोगशाला में काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।